नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 की तैयारी आपकी निरंतर जारी है। इतिहास की अगर बात करें तो सिलेबस आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। बहुत संक्षिप्त में सिलेबस लिखा गया है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इतिहास को राजनैतिक घटनाक्रम, सामाजिक घटनाक्रम, सांस्कृतिक घटनाक्रम और आर्थिक घटनाक्रम में लिखा गया है। तो ये सारी चीजें प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास तक आपको देखने को मिलती हैं। तो इन सभी को आपको सम्मिलित रूप से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। 5 नंबर का जरूर आपको इतिहास दिखाई देता है, लेकिन एग्जाम हॉल में और जब आपकी फाइनल कट ऑफ आती है तो आधा नंबर भी आपको, 0.25 नंबर भी आपको जो मेन रेस है नौकरी की उससे बाहर कर सकता है। तो तैयारी आपको पूरी करके जानी है। तो आज मैं 300 वन लाइनर लेके आया हूं और ये आपकी एक शुरुआत है। ठीक है, इतिहास की एक शुरुआत है। इस प्रकार मैं आपको तकरीबन 4000 पॉइंट वाइज अच्छी क्वालिटी के वन लाइनर, सिर्फ 1 पॉइंट वाले नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी के, ताकि चीजें आपको समझ में आए जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। उन सबको मैं लेकर आऊंगा। रही बात आपको पीडीएफ की, तो जैसे ही आपको स्क्रीन पर पीडीएफ दिख रही होगी, कंटेंट दिख रहा होगा, एज इट इज आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। कोई स्क्रीनशॉट नहीं होगा, कोई फालतू का कंटेंट नहीं होगा। बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको दिया जाएगा। सभी टॉपिक्स का, जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको दिया जाएगा। तो बहुत कम फीस है, आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो चीजें लेकर आए हैं, भारतीय इतिहास का सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता संग्राम, ये 6 मेन टॉपिक हैं जिनके 50-50 अच्छे क्वालिटी के वन लाइनर लेकर आया हूं, ताकि आपका एक बार अच्छे से रिवीजन शुरू हो जाए। फिर आपको क्रमबद्ध तरीके से हिस्ट्री का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा नियमित अंतराल पर। तो शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के सामाजिक पक्ष से। सोशल एस्पेक्ट आखिर क्या है, कैसे प्रश्न यहां से बन सकता है, उसको समझने के लिए आपको एक एक बिंदु बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, जहां मात्र देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सोशल पक्ष है। क्या है? सोशल पक्ष है। ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को उपनयन, संस्कार और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई और समाज में जटिलता बढ़ी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण दुख का कारण कहा गया है। प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्री और कात्यायनी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने वैदिक संवादों में भाग लिया है। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाहों का उल्लेख है, जिनमें ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा के अस्तित्व का वर्णन है, लेकिन मेगस्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा ना होने की बात कही थी, जो कि गलत थी। गुप्त काल में कायस्थ जाति का उदय हुआ, जो मुख्य रूप से लेखन कार्य से जुड़ी थी। गुप्त काल में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के एरण अभिलेख भानुगुप्त से मिलता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन काल में समाज में अस्पृश्यता के प्रचलन का वर्णन करता है। जो ह्वेनसांग चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के काल में आया था। राजपूत काल में जौहर प्रथा का प्रचलन बढ़ा, जो महिलाओं द्वारा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया जाता था। सल्तनत काल में पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचलन शुरू हुआ, विशेषकर उच्च कुलीन वर्गों में। भक्ति आंदोलन के संतों कबीर, नानक, रैदास ने जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया था। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में जाति पाति के बंधनों को तोड़कर सभी के लिए भक्ति का द्वार खोला था। मुगल काल में अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। मुगल काल में अमीर वर्ग अत्यधिक विलासी था, जबकि कृषक और मजदूर वर्ग की स्थिति दयनीय थी। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल था।
राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 में हिंदू विवाह पुनर् हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा स्लेवरी को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और निम्न जातियों के उत्थान के लिए गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती हैं, जिन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित हुआ, जिसने विवाह की न्यूनतम आयु लड़के की 18 और लड़के की 14 तय की। केरल में नारायण गुरु ने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया, जो अरिविपुरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों के उत्थान के लिए समर्पित थी। दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए जाति व्यवस्था की आलोचना की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन 1897 के माध्यम से मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा बताया था, दरिद्र नारायण की सेवा। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान और हिंदू धर्म के सुधार पर बल दिया था। प्रार्थना समाज 1867 की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, जिसका उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और अस्पृश्यता के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया था। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमन ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में किया था। 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट बहर रामजी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। मुस्लिम समाज में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने गुरदासपुर पंजाब से की थी। सिखों में कूका आंदोलन राम सिंह कूका का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को दूर करना और अंग्रेजों का विरोध करना था। दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए मुथु लक्ष्मी रेड्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किया। ब्रिटिश काल में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले वुड्स डिस्पैच 1854 ने महिला शिक्षा पर भी जोर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत स्वतंत्र भारत में अस्पृश्यता अंत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म मूलवंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान किया। आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के साथ साथ अंग्रेजों का सशस्त्र विरोध किया था। संथाल विद्रोह 1855-56 ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ था, बल्कि साहूकारों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक सामाजिक आक्रोश भी था। केरल के वायकोम सत्याग्रह 1924 का उद्देश्य निम्न जातियों के लिए मंदिर प्रवेश का अधिकार प्राप्त करना था। 1916 में कर्वे ने पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय SNDT की स्थापना की। ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि 1888 में एक विशाल जनसभा में दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने सामाजिक एकजुटता के लिए गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 की शुरुआत की थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक रहे हेनरी विवियन डिरेजियो थे, जिन्होंने युवाओं को तर्कसंगत सोच के लिए प्रेरित किया था। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं ऐतिहासिक सामाजिक सुधारों की ही अगली कड़ी हैं। तो ये आपका सामाजिक इतिहास, सोशल इतिहास जो है, सामाजिक विकास, सामाजिक क्रांति, आप जो भी कहें, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहां से सांस्कृतिक पक्ष की, जो कल्चरल एस्पेक्ट है भारतीय इतिहास का, उस पर अब हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति ब्रोंज डांसिंग गर्ल प्राचीन भारतीय धातु कला का उत्कृष्ट नमूना है।
वेद 4 हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद कर्मकांड पर आधारित है, सामवेद संगीत का जनक माना जाता है और अथर्ववेद जादू टोना औषधि पर आधारित है। मुंडको उपनिषद में से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। महाभारत जय संहिता विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी। बौद्ध धर्म की त्रिपिटक विनय, सुत्त और अभिधम्ब पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, जो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। मौर्य काल में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, जो बौद्ध कला का प्रतीक है। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। गांधार कला शैली ग्रीक बौद्ध शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति और कला का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र मुख्य रूप से गुप्तकालीन चित्रकला, बौद्ध धर्म की जातक कथाएं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण की नागर शैली उत्तर भारत और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत का स्पष्ट विभाजन गुप्तोत्तर काल में हुआ। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का बेजोड़ उदाहरण है, जहां पहली बार शिखर का प्रयोग हुआ था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी कालजयी रचनाएं की हैं। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम और बारहमिहिर बृहत संहिता का योगदान अतुलनीय है। दक्षिण भारत का संगम साहित्य तमिल प्राचीन दक्षिण भारतीय संस्कृति का दर्पण है। तोलकाप्पियम व्याकरण ग्रंथ है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एक ही चट्टान को काटकर बनवाया था। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजेश्वर चोल वास्तुकला द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए, जो अपनी कामुक मूर्तिकला और नागर शैली के लिए प्रसिद्ध है। सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। कुवत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली तुर्क मस्जिद मानी जाती है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद भारत का तोता कहा जाता है। उन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया है। बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में इनका जन्म हुआ था। सूफी सिलसिले में चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। विजयनगर साम्राज्य का हम्पी तुंगभद्रा तट अपने विट्ठल स्वामी मंदिर और संगीतमय स्तंभों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मुगल काल में हुमायूं का मकबरा दिल्ली भारत में चार बाग शैली का पहला उदाहरण है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तुलसीदास, सूरदास इसी के समकालीन थे। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। उस्ताद मंसूर पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। शाहजहां का काल संगमरमर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, जब ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। कथकली केरल और भरतनाट्यम तमिलनाडु भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने किया था। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का 15 से अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। आधुनिक चित्रकला में राजा रवि वर्मा का नाम देवी देवताओं के यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को शामिल किया। प्रेमचंद्र धनपत राय को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। गोदान, गबन, करम भूमि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत में फिल्में दादा साहब फाल्के द्वारा राजा हरिश्चंद्र 1913 20वीं सदी की नई सांस्कृतिक विधा बनी। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। भारत भारती के लिए कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसमें साखी, सबद, रामायणी है। शंकराचार्य ने भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की थी। उसमें है श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल कुमारगुप्त प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा
बौद्ध केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। कम्मन ने तमिल भाषा में रामायण इरा वामतारम की रचना की, जो दक्षिण भारत में अत्यंत पूजनीय है। तो तमिल भाषा में रामायण का जो अनुवाद रचना की गई है वो कम्मन के द्वारा की गई है और उसका नाम रखा गया है ई रामावतारम। ठीक है, इसको ऐसे आप पढ़िए, ई रामावतारम। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति की मुहर शिव की प्राचीनतम पूजा का संकेत देती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। दारा सिकोह ने उपनिषदों को फारसी अनुवाद करवाया था शिर ए अकबर नाम से। भारत में उर्दू भाषा का विकास लश्करी जुबान के रूप में मुगल छावनियों में हुआ था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 40 से अधिक स्थल शामिल हैं, जो हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रमाण है। तो ये रहे आपके 50 प्रश्न भारतीय संस्कृति पर आधारित। अब हम बढ़ेंगे भारतीय इतिहास के आर्थिक पक्ष पर। ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसा कंटेंट होना चाहिए? देखिए, मैं किसी घमंड में या किसी बहुत बड़े दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मैं कंटेंट लेकर आया हूं इतिहास का, वो कोई और लेकर नहीं आया होगा। आपने इतना यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, लेखपाल के सिलेबस पर आधारित कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जैसा आपका सिलेबस बनाया गया है, इतने दिनों तक मैंने इंतजार किया कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाया जा सके। बात करते हैं भारतीय इतिहास के आर्थिक पक्ष पर। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए होता था, जिसका अर्थ गायों की खोज है, जो पशुपालन के महत्व को दर्शाता है। महाजनपद काल में आहत सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ, जिन्हें पंचमार्ग कॉइन्स कहते थे, जो चांदी और तांबे के होते थे। मौर्य काल में राज्य का अर्थव्यवस्था पर बड़ा नियंत्रण था। राजकीय भूमि को शीता कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कर यानी कि टैक्स की दर उपज का 1/6 भाग थी। कुषाण शासकों ने भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, जिन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया। प्राचीन भारत का रेशम मार्ग चीन से शुरू होकर भारत होते हुए रोमन साम्राज्य तक जाता था, जिस पर कनिष्क का नियंत्रण था। पूर्व मध्यकाल में व्यापार में गिरावट आई और अर्थव्यवस्था सामंती हो गई, जिसमें भूमि अनुदान प्रमुख था। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, ताकि कम वेतन में सैनिकों का खर्च चल सके। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया और हक ए सर्ब सिंचाई कर लगाया। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य सोने का सिक्का वरहा पैगोडा कहलाता था। शेर शाह सूरी ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम चलाया। अकबर के काल में आइन ए दहसाला टोडरमल बंदोबस्त भू राजस्व की मुख्य प्रणाली थी। मुगल काल में भारत से सूती वस्त्र, नील, शोरा और मशालों का भारी मात्रा में निर्यात होता था। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था, जमींदारों के साथ मिलकर। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी, सीधे किसानों के साथ। महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत और पंजाब में लागू की गई थी, गांव के मुखिया के साथ मिलकर। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी। भारत में पहली जूट मिल 1855 में रिसरा, बंगाल में स्थापित की गई। भारत में पहली सफल सूती वस्त्र मिल 1854 में बंबई में कावासजी नानाभाई डाबर द्वारा स्थापित की गई। टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा ने साकची में की थी, यानी कि जमशेदपुर में। ब्रिटिश काल में भारत का हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गया, जिसे विऔद्योगिकीकरण कहा गया। 1770 का बंगाल का अकाल अत्यंत विनाशकारी था, जिसमें 1/3 आबादी खत्म हो गई थी।
तीन कठिया प्रथा चंपारण बिहार के तहत किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में उद्योगों का कुछ विकास हुआ क्योंकि आयात में कमी आई थी। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी जिसमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी। 1921 में एक वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। 1860 में भारत में पहली बार आयकर इनकम टैक्स जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। ब्रिटिश काल में अफीम का व्यापार मुख्य रूप से चीन के साथ किया जाता था। सूरत की संधि अंग्रेज और पुर्तगाली और व्यापारिक एकाधिकार के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष आर्थिक हितों के लिए था। लॉर्ड लिटन ने 1878 में स्ट्रेची आयोग का गठन अकाल राहत के लिए किया था। भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान से मानी जाती है। धन निष्कासन को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट इविल ऑफ ऑल कहा था। गांधी जी का खादी आंदोलन आर्थिक स्वावलंबन और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का प्रतीक था। 1944 में भारतीय उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास के लिए बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ब्रिटेन का कर्जदार बन गया था। स्टर्लिंग बैलेंस, जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार स्वतंत्र भारत का प्राथमिक आर्थिक चुनौतियां थी। हरित क्रांति 1966 से 67 से पहले भारत खाद्यान्न के लिए आयात पर निर्भर था। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र ने नील बंगाल मालिकों द्वारा किसानों के शोषण का उजागर किया था। ब्रिटिश काल में होम चार्जेस भारत के राजस्व से लंदन में किए जाने वाले खर्च थे। कालीकट केरल वह स्थान था जहां 1498 में वास्को डिगामा ने उतरकर भारत यूरोप मसाला व्यापार का मार्ग खोला था। चोल साम्राज्य अपनी सशक्त नौसेना और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता था। महमूद गजनवी के आक्रमणों का एक प्रमुख उद्देश्य भारत की अपार धन संपदा को लूटना था। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है भारतीय इतिहास के राजनीतिक पक्ष, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ऋग्वैदिक काल में राजा को गोमत कहा जाता था और सभा समिति विधित राजा पर नियंत्रण रखती थी। जैसे वर्तमान में राज्यसभा है, लोकसभा है। मगध का उत्कर्ष बिंबिसार हर्यक वंश के समय शुरू हुआ जिसने वैवाहिक नीतियों से साम्राज्य विस्तार किया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य प्रशासन में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद भेरी घोष युद्ध नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति अपनाई। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की जो सामंतवाद का बीज बनी। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि ली और चांदी के सिक्के चलाए। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की जो उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता उनकी स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश के रूप में। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी 40 सरदारों का दल का गठन किया और इक्ता प्रणाली शुरू की। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को लागू किया और सिसदा और पैबोस की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और सैनिकों का हुलिया नोट करने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे जिन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली और जो बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। अकबर की राजनीतिक सफलता का आधार राजपूत नीति
और सुलह कुल थी, सार्वभौमिक शांति। अकबर ने प्रशासन में मनसबदारी प्रथा, जाति और सवार पद लागू की, जो मंगोलों से प्रेरित थी। शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की और उनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवाओं के काल बालाजी विश्वनाथ के बाद में मराठा शक्ति का वास्तविक प्रधान पेशवा प्रधानमंत्री बन गया। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की और हैदराबाद का निजाम इसे स्वीकार करने वाला पहला शासक था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, झांसी, अवध आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज्य के अधीन कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। 1858 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है 1882 के प्रस्ताव के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर सांप्रदायिकता की नींव डाली। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। साइमन कमीशन 1928 का गठन 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए हुआ, जिसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसने प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय न्यायालय की स्थापना की। कैबिनेट मिशन 1946 ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर भारत का विभाजन और स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट्स बनाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत में एकीकृत किया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भी जोड़ा था। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का विलय विशेष परिस्थितियों में भारत में हुआ था। फ्रांसीसी बस्तियों पांडिचेरी, चंद्रनगर का भारत में विलय 1954 में हुआ। पुर्तगालियों से गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा मुक्त कराया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, जो 1953 में बना था। सिक्किम 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था। 35वें संविधान संशोधन द्वारा यह भारत का सहराज्य बना था। दिल्ली के 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मिला था। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई। भारतीय राजनीति में गठबंधन युग की शुरुआत 1990 के दशक से स्पष्ट रूप से मानी जाती है। अब हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के, राइज ऑफ नेशनलिज्म। 1857 की विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर के अनुसार था, जो मेरठ से 10 मई को शुरू हुआ था। तो जो 1857 का विद्रोह था उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर ने कहा था, जो मेरठ में 10 मई को शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और उनके सेनापति वक्त खान ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और बिहार जगदीशपुर में 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे के साथ ने विद्रोह का झंडा उठाया। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण केंद्रीय संगठन और योग्य नेतृत्व की कमी था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था।
1859-60 में, जो किसानों का एक सफल आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एओ ह्यूम द्वारा की गई। कांग्रेस के पहले अधिवेशन बंबई की अध्यक्षता ब्योमोस चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो 1887 मद्रास अधिवेशन में बने थे। जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो 1888 में इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज अधिवेशन के बने थे। 1885 से 1905 का चरण उदारवादी चरण कहलाता है, जो प्रार्थना और याचिका की नीति में विश्वास रखते थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दौरान आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने की थी। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। होम रूल लीग आंदोलन 1916 बाल गंगाधर तिलक, पुणे और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, हुआ था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह था, नील किसानों के समर्थन में। 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह, कर नहीं आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, भूख हड़ताल को नेतृत्व किया था। रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहा गया, क्योंकि इसमें न अपील, न वकील, न दलील की व्यवस्था की गई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाईं। जलियांवाला बाग के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड सर की उपाधि लौटा दी। खिलाफत आंदोलन 1919 का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया, जिसे गांधी जी ने समर्थन दिया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 कनाडा की यात्रा पर गए एक भारतीय जहाज की घटना से संबंधित है। 1908 में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड में सबसे कम उम्र में फांसी दी गई। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने लंदन में करजन बाइली की हत्या कर दी थी। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में तिरंगा फहराया। राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा भेजा गया, जहां उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। वंदे मातरम पत्र का संपादन अरविंद घोष ने और केसरी व मराठा का संपादन तिलक ने किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने स्वराज की व्याख्या की है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया। क्रांतिकारियों का नारा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। मूल रचयिता हसरत मोहानी थे। राष्ट्रवाद के उदय में पश्चिमी शिक्षा, प्रेस का विकास और रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के सबसे बड़े अहिंसक जन आंदोलनों में से एक था। अब हम बढ़ते हैं अपने
अगले खंड की तरफ, जिसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन, प्रमुख नेता और आजादी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसी दिन तिलक का निधन हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, गोरखपुर के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1924 में बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। काकोरी ट्रेन एक्शन, पूर्व में काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए के क्रांतिकारियों ने किया। काकोरी एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। 1919 के लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930, 1931, 1932 में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिससे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर आरक्षित सीटें बढ़ाई गईं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग पाकिस्तानी मांग की, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की शुरुआत की। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत होकर आजाद दस्ता का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और यह काम उन्होंने रेडियो पर किया था। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों सहगल, ढिल्लो, शहनवाज पर लाल किले में मुकदमा चला, जो 1945 में चला था। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह हुआ, जिसे वल्लभ भाई पटेल ने शांत कराया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, जिसने संविधान सभा की योजना बनाई थी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसमें भीषण दंगे हुए और बहुत सारे हिंदुओं की हत्याएं हुई। ऐसा कहा जाता है कि पूरा शहर कलकत्ता की जितनी नालियां थी, सब लाशों और खून के मानव रक्त से भर गई थीं। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 सितंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन योजना माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को
पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय गांधी जी बंगाल के नोआखली में शांति स्थापना कर रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि कानून मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जनगण मन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन था उसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम राष्ट्रगीत बना। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उनका गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बना। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया। इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इस प्रकार प्राचीन सिंधु घाटी से शुरू हुई भारत की यात्रा 1947 में एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में नए अध्याय में प्रवेश कर गई। तो ये आपका रहा 300 वन लाइनर का कंटेंट, जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी वन लाइनर लेकर आया था मैं आज, ताकि आपके इतिहास की एक शुरुआत की जा सके, जिससे आपको पता चल सके कि किस स्तर के प्रश्न, किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी ये मेरी छोटी सी जो शुरुआत है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको आज का ये कंटेंट कैसा लगा। देखिए, ये एक मिक्स 300 वन लाइनर था। इसके बाद में प्राचीन भारत के इतिहास के 300 वन लाइनर, मध्यकालीन भारत के इतिहास के 300 वन लाइनर और आधुनिक भारत के इतिहास के 300 वन लाइनर इन्हीं खंडों में लेकर आऊंगा, जो आपने आज 6 खंड देखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पूरा हिस्ट्री जो है वो तैयार हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहां से फिर आपका कोई प्रश्न एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा। यकीन मानिए, आप स्वयं पर भरोसा रखिए और निरंतर मेरे साथ बने रहिए। इतना अच्छा कंटेंट आपको शायद ही कोई यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाए। आपको पीडीएफ के नाम पर वो लोग स्क्रीन जो एमसीक्यू का स्क्रीनशॉट लेके दे देते हैं, ऐसी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हूबहू आपको ऐसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम के प्राइवेट पीडीएफ चैनल में, जिसकी फीस मात्र 150 रुपए है। आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर से उससे जुड़ सकते हैं और एक अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। देखिए, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके दिमाग में लगातार बैठती जाएंगी। ये इतिहास का आज का जो वीडियो है ये बहुत छोटा है। अभी आपको बहुत बड़ी तैयारी करनी है, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई है और इस शुरुआत को आपको बहुत बड़ा करना है। जब आप उसको बड़ा करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, निश्चित रूप से आप जब 3-4 हजार वन लाइनर्स को इतिहास के 1 पॉइंट वाइज हाई क्वालिटी के बार बार रिवाइज कर लेंगे मेरे साथ, तो फिर आपका जो 5 नंबर का इतिहास का सिलेबस है उसमें से 1 नंबर भी कहीं नहीं जाएगा। यकीन मानिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।